Hello and good morning everyone. So we will back with third session. और अगले 2 सेशन में हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का कुछ बेसिक चीज़ें, और सेकंड सेशन में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स। और अभी हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन टर्म हमारे 3 बाकी रह गए थे, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे सॉल्युबिलिटी पे जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ये आप वीडियोस देखते रहते हो 2 या 3 चले जाते आगे, तो पीछे वाले को थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है। फिर ऐसा ना हो कि आप नए नए सीखते जाओ और पीछे वाला सब कुछ इवोपोरेट हो जाए। ओके, तो पीछे वाला थोड़ा थोड़ा क्या करना है आपको, में की रिवीजन करते रहना है, तो आप भूल ना जाओ। ओके, तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, बाकी रहे जो हमारे पास थे हम आई थिंक पीपीएम तक हमने कर लिया था। ओके, पीपीएम मीन्स मिलियन का 1 पार्ट, पार्ट्स पर मिलियन मीन्स मिलियन का 1 पार्ट। ओके, एक क्वेश्चन है पीपीएम के ऊपर, मैं आपको दे देता हूँ। अगर सेशन ख़त्म होने के बाद आपको समझ में आ जाए तो मेरे को आंसर दे देना। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि 2 ppm NaCl सॉल्यूशन, हाँ चलो NaCl ही ले लो, NaCl या तो NaOH, ओके, या तो NaOH सॉल्यूशन। ओके, क्या बोला मैंने, 2 ppm NaCl या तो NaOH, आप कोई भी ले सकते हो। 2 ppm NaCl या तो NaOH का सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा? ओके, मीनिंग मीन्स आपको इसको बताना है कि इसका सॉल्यूट का मास कितना होगा, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, और ये हम पूरे अगर हम डिस्क्रिप्शन में इसको लिखने जाए तो कैसे लिख सकते हैं। तो आपको उसका मीनिंग समझाना है कि 2 ppm NaCl या NaOH का सॉल्यूशन मीन्स क्या, कितना सॉल्यूशन। ओके, तो ये लास्ट तक मेरे को आंसर दे देना। चलिए, तो पीपीएम की हमने बात कर ली थी, अब हम आगे चलते हैं जो हमारा 5th कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, और वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ओके, उसके पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात कर लूँ। अभी हमारे पास 3 कंसंट्रेशन रिमेनिंग है। फर्स्ट वन मोल फ्रैक्शन, सेकेंड वन मोलारिटी और थर्ड वन मोलालिटी। तो ये तीनों जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें आपको एक नई टर्म यूज़ करनी है, वो है मोल, नंबर ऑफ मोल। तो पहले आपको मोल कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। क्लियर है, ये टर्म अब यूज़ होगी रिमेनिंग तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में। आपको पहले मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं आई थिंक सबको पता होगा। मोल कैसे निकालना होता है, ओके सॉरी, तो मोल कैसे निकालते हैं हम, ये सबको पता है। ओके, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। ओके, मीन्स मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास हम निकाल सकते हैं उस, अगर आप उसका केमिकल, या तो अगर उसका कोई फॉर्मूला दिया हुआ है किसी केमिकल का या तो किसी सब्सटेंस का, तो हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। और मास आपको न्यूमेरिकल में या आपको दिया हो गया। क्लियर, तो ऐसे हम मोल निकालते हैं। क्लियर, तो ये अब तीनों कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे आगे आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी, तीनों में मोल यूज़ होंगे। तो आपको मोल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। ओके ओके, तो अब यहाँ पे देखो, आप जो यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको दोनों को आप डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको देखो एक मोल अलग है और एक फ्रैक्शन। ओके, मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है कि आपको फ्रैक्शन निकालने हैं, कितने मोल, एक कंपोनेंट आपने लिया है और उसमें सॉल्वेंट भी मिक्सर होगा।
अगर आपको सॉल्यूट के कुछ कंपोनेंट निकालने हैं कि वो कितने मोल कंपोनेंट हैं, तो उसको आपको फ्रैक्शन में आपको मिलेगा कि हम फ्रैक्शन में नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालेंगे सॉल्यूट के। कहाँ से? टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में से। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज जीटा बोलते हैं इसको नॉर्मली, बट आप एक्स भी बोल सकते हो। ओके, उसको हम जीटा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बट अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक्स भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो जीटा सब्सक्रिप्ट यूज्ड द राइट हैंड साइड, जीटा डिनोटेड द कंपोनेंट इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। क्या दिया उसका डेफिनेशन देख लो आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। ओके, तो जितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट के मोल थे उसमें से आपके जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल है वो निकालने का जो टर्म है उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। मैं उसको आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। मैंने समझ लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक ए और सेकंड है बी। ओके, अब आप समझ लो कि उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मेरे पास थे ए और बी, उसमें से ए के कंपोनेंट है एन ए और बी के कंपोनेंट है एन बी। तो ये दोनों क्या है? मोल, ए के मोल और बी के मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी। अब मेरे को पूछा गया है कि आप मोल फ्रैक्शन किसके निकालो? ए, मोल फ्रैक्शन निकालो आप ए का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देख लो। क्लियर है? यहाँ पे आप देखोगे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। तो मुझे ए का निकालना है तो ऊपर किसके आएंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसके आपको कंपोनेंट निकालना है तो मेरे को किसका निकालना है? ए का। तो ऊपर कौन सा रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल किसके होंगे? ए और बी, जितने भी कंपोनेंट है ए और बी। तो मैं क्या लिखूँगा? एन ए प्लस एन बी। क्यों? क्योंकि मेरे को ए और बी का समेशन करूँगा, मैं प्लस करूँगा तभी मेरे को टोटल मोल्स मिलेंगे कंपोनेंट के, और जिसके निकालने वो मैं ऊपर रखूँगा। तो मेरे को ए के निकालने थे तो मैंने क्या रखा? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल किसके? ए और बी के। ऐसे ही सिमिलर अगर मेरे पास थ्री कंपोनेंट होते ए बी और सी, थ्री कंपोनेंट होते तो तीनों के मोल क्या हो जाते? ए के मोल होते एन ए, बी के मोल होते एन बी और सी के मोल होते एन सी। और यहाँ पे अगर मेरे को पूछा होता है कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो क्या करता मैं? इसका फॉर्मूला क्या हो जाता मोल फ्रैक्शन का? तो एन सी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और इसको मैं किससे डिनोटेट करता? जीटा सी। ओके, या तो एक्स सी। क्लियर है? समझ में आ गई अभी ये चीज़ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ओके, अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार उसको रिपीट करके देख ले। क्लियर है? कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको फ्रैक्शन निकालना है, उसके कंपोनेंट ही निकालना है। जैसे हम कंसंट्रेशन आगे पढ़ते आए हैं, जैसे हमने वेट बाय वेट में पढ़ा था, जैसे हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, बट इसमें क्या है टिप चेंजेस, आपको मोल में निकालना है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डायरेक्टली हम किससे डीलिंग कर रहे थे? मास या वॉल्यूम से। हम वहाँ पे सीधे वॉल्यूम या मास से डील कर रहे थे। और यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको निकालनी वही चीज़ है, बट हम डायरेक्टली मास या वॉल्यूम से डील नहीं करेंगे, बट मोल थ्रू करेंगे। तो आपको बीच में एक नया टर्म आ जाएगा जो मोल। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो हम मोल के थ्रू निकाल लेंगे। आपको निकालना क्या है? लास्ट में कंसंट्रेशन ही निकालना है। तो ये चीज़ जो थी आपको मोल फ्रैक्शन में मिलेगी। ओके, आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और यहाँ पे देखो, ये तो जो एग्जांपल था ऊपर वाला, ये वाला, ये तो मैंने आपको समझा। यहाँ पे क्या दिया? एक्स आई या तो जीटा आई। इसका मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ अगर कंपोनेंट प्रेजेंट है तो भी क्या होता है? देखो, मैं आई नंबर का मुझे निकालना होता तो क्या करता है ये, और डिवाइड बाय टोटल नंबर। ओके, ये क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है? समेशन। क्लियर? तो ये आपको पता हो गया।
क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ जो टॉपिक्स था मोल फ्रैक्शन बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेना कि कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी का, तो जिस कंपोनेंट का मोल निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, बस इतना कर लो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे पास अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है ए और बी, पूरा एक सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट मेरे पास प्रेजेंट थे ए और बी। अब मेरे को मान लो कि ए के मोल फ्रैक्शन थे जीटा ए या तो एक्स ए, एंड बी के मोल फ्रैक्शन थे जीटा बी या तो एक्स बी। अब ध्यान रखना ये चीज़ जितने भी, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बट सबका अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल के सबका समेशन करने जाऊं, ध्यान से सुनना कि मेरे पास एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है वो सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल के उसके मोल फ्रैक्शन का समेशन करूं, तो सबका समेशन कितना होगा? 1 यूनिट। देखो ये चीज़ कहाँ पर दी है, ये वाली, ये देखो यहाँ पे क्या है, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट थे एक सॉल्यूशन में, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट थे, और उसने सबका क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला। फर्स्ट का निकाला एक्स है, सेकंड का x2, ऐसे नंबर ऑफ उसके मोल फ्रैक्शन निकाले एक्स आई तक, और उन सब का समेशन करके उसका समेशन कितना आया? 1। अब यहाँ पे सेकंड मेथड, अगर मेरे को कोई एक न्यूमेरिकल दिया है कि मान लो एक सॉल्यूशन है ए और बी के बीच, मैं बार बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे मेरे को पूछा गया कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करके दो मेरे को। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप 2 बार जो हमारे ऊपर डेफिनेशन दिया है मोल फ्रैक्शन का वो आप 2 बार यूज़ करोगे, एक बार एक्स ए के लिए और सेकेंड बार एक्स बी के लिए। अगर आपको यही न्यूमेरिकल ईजी वे में करना है तो क्या करोगे, आप फर्स्ट एक निकाल लो एक्स ए, और उसके बाद तो आपको इजीली एक्स बी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट थे। तो क्या करोगे आप, देखो एक्स ए आपको मिल गया, और आपको पता है कि कंपोनेंट जितने होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है? 1। और एक्स बी आपको निकालना हो तो वो तो एज इज, अब 2 ही कंपोनेंट थे इसमें तो ये दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 1। तो एक्स ए तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया, बचा क्या? एक्स बी। तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए या तो जीटा ए, जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए। समझ में आया क्या चीज़? क्लियर है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं तो वहाँ पे रिलेटिव करते हैं, और बहुत यूज़फुल यूनिट है। से वेपर प्रेशर विथ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइब द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सर। ओके, तो कुछ जगह पे जहाँ पे ज़्यादा हम डील मोल के साथ करते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होगी। ओके, और कुछ जगह पे ये भी होता है कि जहाँ पे 3 या 4 मिक्सर का कंपोनेंट का मिक्सर है तो वहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन यूज़ होता है। ओके, और आगे हमने देखा कि और मोल फ्रैक्शन एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कहीं पे भी आपका मोल फ्रैक्शन का यूनिट पूछा गया है तो मोल फ्रैक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं है। क्या लिखना आपको? नो यूनिट। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन का कहीं पे आपको यूनिट पूछा जाए तो आपको लिख के नहीं आना है। ओके, बहुत सारे लोग लिख के आ जाते हैं ml पर लीटर, ये वो वे, फिर तो कुछ नहीं आता। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में अब कुछ डाउट नहीं होगा। आई थिंक सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब भी कुछ डाउट हैं तो आप वीडियो एक बार देख ले, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को मैसेज कर ले। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास हैं 6
कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही इजी आप पढ़े हुए हो, ये तो आप 10th 9th से पढ़े आ रहे हो। मोलारिटी तो मोलारिटी को हम डिनोटेट करते हैं एम साइन से, कैपिटल एम में आपको लिखना है मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं, जिसका उसका सिंबल है। आप सॉल्यूशन में आपने बहुत बार देखा, जैसे ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन, क्या लिखा है 0.25 मोलर, तो ये जो एम है वो क्या है, मोलारिटी का सिंबल है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। ओके, बहुत ही इजी है डेफिनेशन, आप पढ़े भी हो तो कुछ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये सिलेबस में है तो इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, जो हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, जो डिज़ोल्व हैं, बट वो पर लीटर कितने सॉल्यूट हैं वो निकालने, वो जो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी उसको हम बोलते हैं मोलारिटी। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला दिया हुआ ये रहा, मोलारिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आनी चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मैंने ऊपर ही बोला हुआ है कि ये तीनों वाले नीचे वाले जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें आपको मोल कंसीडर करना है, तो इसके लिए मोल्स तो आएगा ही। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या आएगा, फर्स्ट था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा पर लीटर या तो 1 लीटर। तो जितने भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हो कहाँ पर आने चाहिए, पर लीटर सॉल्यूशन में। ये नहीं कि 5 लीटर 6 लीटर जितना भी सॉल्यूशन था उसमें कितने सॉल्यूट हैं, तो वहाँ पे मोलारिटी नहीं मिलेगी आपको। पर लीटर कितने सॉल्यूट के मोल हैं वो होगी उसकी मोलारिटी। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, तो हम यूनिट उसको दो तरह से लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ओनली मोलर लिखना है तो भी लिख सकते हो, एम कैपिटल एम में भी लिख सकते हो, या आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ओके, तो दोनों यूनिट आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या दिया हुआ है कि 0.25 मोल पर लीटर, या तो मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0.25 मोल NaOH किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर का हमने सॉल्यूशन बनाया तो उसमें NaOH के कितने मोल प्रेजेंट है, 0.25, तो उसको हम बोलते हैं 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। क्लियर? तो आई थिंक आपको मोलारिटी समझ में आ गई होगी, और वैसे आपको पता भी है, तो ज़्यादा हम चीज़ें डिस्कस नहीं करते, हम आगे चले जाते हैं। वो है हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स 7 नंबर, और वो है मोलालिटी। देखो, मोलारिटी और मोलालिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं दोनों की डेफिनेशन एक साथ बोल लेता हूँ तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फर्स्ट की मोलारिटी की क्या थी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या तो मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। एक बार और, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ओके, तो सेकंड ऊपर वाली जो लाइन थी वो सेम आएगी मोलालिटी में भी। क्या आएगी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। देखो, दो चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हुई है। यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ थी ये वाली नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ तक का जो मोलारिटी में सेम था, ये एक चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है। और उसके बाद ये देखो, यहाँ पे वहाँ पर क्या था, पर लीटर वॉल्यूम था, और यहाँ पे क्या था, वहाँ पर सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या लेना है आपको, सॉल्वेंट। ओके, तो इतना चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम है। फॉर्मूला आप देखोगे मोलालिटी, और इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल m में डिनोटेट करते हैं। इसका सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल m है, मोलारिटी का था कैप्स में। तो मोलारिटी की फॉर्मूला देखोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी का फॉर्मूला आप देख लो,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है, वहाँ पर क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो एक चीज़ मैं बताने जाऊँ तो क्या है इसमें थोड़ा सा चेंजेस, ये है मास डिपेंडेंट, या तो जहाँ पर मास कंसीडर होगा वहाँ पे यूज़ होती है, और मोलारिटी है वो है वॉल्यूम डिपेंडेंट, कि जहाँ पे वॉल्यूम कंसीडर होगा वहाँ पे मोलारिटी यूज़ होगी। एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँ तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो हमने बात की थी कि वॉल्यूम वाले होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मास वाले वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे को अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि 1 मोल पर केजी, या तो मैं तो उसको 1 मोलल भी बोल सकता हूँ। वहाँ पे आएगा 1 मोलर, यहाँ पे 1 मोलल। कि मोलर और मोलल दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स क्या होगा कि KCl के 1 मोल प्रेजेंट है 1 kg वाटर में। KCl के ओनली 1 मोल प्रेजेंट है 1 kg वाटर में, तो तभी हम उसको बोल सकते हैं कि 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl इन वाटर। क्लियर है चीज़। तो आई थिंक आपको कंसंट्रेशन के जितने भी एक्सप्रेसिंग टर्म्स थे या तो कंसंट्रेशन के टर्म्स थे वो कहाँ पर यूज़ करने हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो कौन से वाले हमने देखे, जैसे कि हमने यहाँ पे ये आपको दिया भी हुआ है कि मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी। ओके, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज ऑफ क्या है वो मास डिपेंडेंट है, और वहाँ ये वाले मोलारिटी वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज वो क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट। तो जितने वॉल्यूम टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और मास टर्म्स है वो क्या होंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये आपको पता होगा क्योंकि आप नॉर्मली देखते हो कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, बट मास सेम रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता दूं, मान लो मैंने एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर लिया, वाटर, अगर मैं वाटर है तो क्या है वो वॉल्यूम में हो जाएगा। इसका मीनिंग मैं ये बोल लेता हूँ कि 1 kg वाटर लिया। अब देखो ये है वॉल्यूम, ये है उसका मास कितना था, 1 kg। अब मैं उसको हीट करूँ तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या होगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा। तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये जितने वाटर का वॉल्यूम था उतने वाटर में वो नहीं रह पाएगा, तो उसको क्या करेगा, वो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा, गैस का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा, वो गैस ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप कंटेनर का यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, जैसे गैस बना वो वॉल्यूम उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट में जैसे देखा कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत नज़दीक होते हैं, उसके बाद वाटर लिक्विड के पार्टिकल, और उसके बाद गैस के, तो गैस के पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है उसको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। तो सेम सॉल्यूशन था हमारे पास 1 kg। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले हमने वाटर, जो लिक्विड था हमारे पास वाटर था, उसका आप वेट करोगे तो वो भी 1 kg था। उसके बाद हीट करने के बाद अगर गैस फॉर्म जो बन गया अभी गैस में, उसका भी आप वेट करोगे तो मास कितना होगा, 1 kg ही होगा, बट वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम जो वाटर का था उससे गैस में अब आ गया है वो, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, बट मास सेम रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे भी जितने टर्म्स है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाले टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट मास वाले टर्म्स है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो अब